एपिसोड 4 की शुरुआत बहुत ही तेज और घबराहट भरे माहौल से होती है। रात का समय है, सड़कों पर गाड़ियां तेजी से दौड़ रही हैं। अंदर एक कार में रीस और जारा बैठे हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। जारा बार बार पीछे देख रही है कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। रीस स्टीयरिंग पर पूरा फोकस किए हुए है। दोनों को पता है कि अगर वे पकड़े गए तो इस बार बात सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मामला सीधे MI5 तक पहुंच चुका है। कुछ देर बाद रीस कार को एक सुनसान जगह पर रोकता है। वह चारों तरफ देखता है, कंफर्म करता है कि कोई गाड़ी उनके पीछे नहीं है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वे सेफ हैं, तब वह जारा की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर बात शुरू करता है। रीस जारा को बताता है कि उसने पहले जारा के घर पर बग लगवाने की परमिशन मांगी थी। मतलब वह जारा के घर की बातें सुनना चाहता था, ताकि पता चल सके कि वह किससे बात करती है और क्या छुपा रही है। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट कर दी गई। किसी ऊपर वाले लेवल से उसे रोक दिया गया। यहीं से रीस को शक हुआ। उसे लगा कि या तो जारा खुद MI5 के लिए काम कर रही है, या फिर MI5 पहले से जारा पर नजर रखे हुए है। ये बात सुनकर जारा थोड़ी देर चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर भी है और थकान भी। अब उसके पास झूठ बोलने की ताकत नहीं बची। जारा धीरे से मान लेती है कि वह थीव्स के प्लान का हिस्सा थी। उसने रॉबरी में मदद की थी। वह साफ साफ कहती है कि लॉ की नजर में वह एक क्रिमिनल है। यह सुनकर रीस हैरान नहीं होता। वह काल्मली जारा को समझाता है कि भले ही वह क्रिमिनल हो, लेकिन अब भी उनके एनिमीज सेम हैं। थीव्स, करप्ट लोग और MI5 सब। रीस जारा से कहता है कि अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें, थीव्स को पकड़ें और पैसा वापस लाएं, तो चांसेस हैं कि जारा को जेल न जाना पड़े। जारा इस बात पर भरोसा नहीं कर पाती। वह पूछती है कि वह उस पर क्यों भरोसा करे। रीस जवाब देता है कि वह अकेले यह लड़ाई नहीं जीत सकता, और जारा अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। फिर रीस एक बहुत बड़ा शक शेयर करता है। वह मानता है कि लॉकमिल कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कमेटी का कोई मेंबर इस पूरी रॉबरी में शामिल था। शायद वही मास्टरमाइंड है। हो सकता है उसी ने पूरी प्लानिंग करवाई हो, लेकिन मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रूफ चाहिए। प्रूफ यानी कंपनी के अंदर की मीटिंग नोट्स। प्रॉब्लम यह है कि अब रीस ऑफिशियल तरीके से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि MI5 बीच में आ चुकी है। अगर उसने सिस्टम के जरिए कुछ किया तो MI5 तुरंत जान जाएगी। इसलिए सब कुछ चोरी छुपे करना होगा। रीस जारा को सलाह देता है कि अब से वह कैश इस्तेमाल करे। कोई कार्ड, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं, क्योंकि डिजिटल ट्रेल बहुत डेंजरस है। रीस जारा के लिए एक होटल रूम अरेंज करता है। वह बताता है कि जारा का घर ऑलरेडी बग्ड है, वहां रहना सेफ नहीं है। इस ट्रस्ट के बदले में जारा रीस को वह ब्लडी फिंगरप्रिंट देती है जो उसने थीव्स के ऑफिस से उठाया था। जारा डिटेल में बताती है कि उसने ग्लास से फिंगरप्रिंट कैसे निकाला। रीस वह फिंगरप्रिंट अपने पुराने दोस्त को लैब भेज देता है, लेकिन साथ ही वार्न करता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब कैमरा रीस की पर्सनल प्रॉब्लम पर जाता है। रीस बहुत बड़ा डेट झेल रहा है। उसने बहुत पैसा उधार लिया हुआ है। उसके पास समय बहुत कम बचा है, और इस बार उसका बैंक वाला दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब रीस दो तरफ से फंसा हुआ है, केस भी और जिंदगी भी। अब कहानी थीव्स की तरफ जाती है। थीव्स आपस में बहस कर रहे हैं कि जारा के साथ क्या किया जाए। तभी रिवील होता है कि लूक अभी जिंदा है। वह बुरी हालत में है, चोटिल है, कमजोर है। थीव्स लूक को नीचे लाते हैं और उसे जारा का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें जारा उनके ऑफिस के पास दिखाई देती है। थीव्स मान लेते हैं कि लूक ने ही जारा को उनका लोकेशन बताया, लेकिन ऑडियंस जानती है कि यह सच नहीं है। लूक पूरी तरह टूटा हुआ नहीं है। वह ध्यान से थीव्स की बातें सुन रहा है। उसे समझ में आता है कि ग्रुप के अंदर क्रैक्स हैं। खासकर मॉर्गन बाकी थीव्स से अलग सोच रहा है। मॉर्गन को लगता है कि मामला बिगड़ चुका है और अब उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग अभी भी प्लान पूरा करना चाहते हैं। लूक इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे मॉर्गन के दिमाग में डाउट डालने की कोशिश करता है। अब सीन वापस लोकमिल ऑफिस में आता है। राइज अपने बॉस और फिट्स के सामने खड़ा है। वे बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि पैसा गोल्ड सिमंस अकाउंट में गया था। यह खबर मीडिया में भी लीक हो चुकी है। ऑफिस के बड़े लोग घबरा गए हैं।
इसी चौस के बीच जारा वापस लोक मिल पहुंचती है। वह एक्टिंग करती है जैसे वह नॉर्मल एम्प्लॉय हो। वह कॉन्फिडेंटली बात करती है और खुद को दोबारा जॉब में घुसा लेती है। ऑफिस में जारा सीक्रेटली पासवर्ड्स प्रिंट कर लेती है। रात को जब ऑफिस लगभग खाली हो जाता है, जारा चुपचाप कार्टराइट के कंप्यूटर तक पहुंचती है। तभी अचानक माइलो और मिर्टल ऑफिस में आ जाते हैं। दोनों का अफेयर चल रहा है। जारा तुरंत प्रिंटर के पीछे छुप जाती है। काफी देर बाद दोनों चले जाते हैं। जारा नोट्स चेक करती है। उसे पता चलता है कि एक मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि पैसा कैश में मूव किया जाए। जारा को शक होता है कि किसी इन्वेस्टर ने जानबूझकर नंबर्स गलत दिखाए ताकि रिस्क ज्यादा लगे। जारा 2 नाम नोट करती है, माइलो और केट। अब सीन सर टोबी गूल्ड के घर का है। योशाइडा, फिच और रीस उससे सवाल करते हैं। गूल्ड कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। योशिडा दबाव डालता है। रिवील होता है कि पैसा सिर्फ 10 मिनट्स के लिए गूल्ड के अकाउंट में था, फिर किसी ने हैक करके निकाल लिया। गूल्ड का अकाउंटेंट बताता है कि थीव्स ने गूल्ड के खुद के 147 मिलियन भी चुरा लिए। अब रात में जारा और रीस फिर मिलते हैं। जारा कहती है कि उसे लगता है केट मास्टरमाइंड हो सकती है। इसी बातचीत में रीस हल्के से जारा के पैसे की बात छेड़ देता है। वह अपने डेट का इशारा करता है। जारा को बाद में पता चलता है कि रीस ने उसकी मां से बात की थी। जारा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जारा बाहर सड़क पर खड़ी होती है। वह पास की दुकान की तरफ जाती है ताकि कुछ खाने का सामान ले सके और अपना दिमाग थोड़ा शांत कर सके। दुकान के अंदर जारा अकेली बैठती है। तभी एक आदमी आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। पहले तो वह आदमी कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से कहता है, तुम गलत लोगों के साथ खेल रही हो। जारा चौंक जाती है। वह आदमी उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। जारा उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह आदमी आगे झुककर बोलता है, अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जारा पूरी तरह समझ जाती है कि यह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसी समय पास वाली टेबल से 2 आदमी उठते हैं। वे जारा के दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। वह आदमी धीरे से बोलता है, MI5। जारा की सांस रुक जाती है। वह समझ जाती है कि अब मामला पुलिस से भी ऊपर चला गया है। दोनों आदमी जारा को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और पास खड़ी टैक्सी में बैठा देते हैं। टैक्सी का दरवाजा बंद होते ही जारा के सामने वाली सीट से एक और आदमी मुड़ता है। उसके हाथ में गन होती है। वह गन सीधे जारा के माथे पर लगा देता है। जारा की आंखें फैल जाती हैं। उस आदमी की ठंडी आवाज आती है, अब तुम्हारा गेम शुरू होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत एक अंधेरे और बदबूदार कमरे से होती है, जहां लूक जमीन पर बैठा हुआ है। लूक समझ चुका है कि अगर उसने जल्दी कोई चाल नहीं चली तो शायद वह इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। वह चारों तरफ नजर डालता है और ध्यान से थीव्स को ऑब्जर्व करता है। कोई दरवाजे के पास खड़ा है, कोई हथियार साफ कर रहा है और कोई आपस में धीमी आवाज में बहस कर रहा है। इसी बहस के दौरान लूक नोटिस करता है कि मॉर्गन बाकी थीव्स से अलग व्यवहार कर रहा है। वह नर्वस है, बार बार कमरे में टहल रहा है और उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि वह इस पूरे प्लान से खुश नहीं है। लूक इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाने का फैसला करता है और धीरे से मॉर्गन को आवाज देता है। वह उसे बताता है कि उसके पास 5 मिलियन पाउंड्स हैं जो रॉबरी के बाद उसके हिस्से में आए थे और उसने वह पैसा कोल्ड वॉलेट में रख दिया है। लूक यही नहीं रुकता और आगे कहता है कि अगर मॉर्गन को सिर्फ उसका पैसा कम लग रहा है तो वह जारा का हिस्सा भी ले सकता है, क्योंकि जारा के पास भी उतनी ही रकम है। लूक ये भी कहता है कि अगर मॉर्गन चाहे तो वह जारा को फंसाने में उसकी मदद करेगा। मॉर्गन कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि लूक के शब्द उसके दिमाग में घुस चुके हैं और ग्रुप के अंदर मिसट्रस्ट की एक छोटी सी दरार पैदा हो चुकी। दूसरी तरफ जारा MI5 की एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। उसके दोनों तरफ सूट पहने लोग हैं और सामने MI5 का बॉस बैठा हुआ है, जिसकी आंखों में कोई भावना नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोल दिखाई देता है। MI5 बॉस जारा को सीधे बताता है कि वे उसे किसी भी जगह मार सकते हैं और कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन जारा घबराने के बजाय शांत रहती है और कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत है।
जारा उन्हें समझाती है कि लोकमिल के अंदर कोई बड़ा आदमी बैठा है जो इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड है और वह उसका नाम ढूंढ सकती है। MI5 बॉस थोड़ी देर जारा को देखता है और फिर कहता है कि अगर जारा मास्टरमाइंड का नाम लेकर आती है तो उसे नई पहचान दी जाएगी और उसे देश छोड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही वह यह भी साफ कर देता है कि इस पूरी कहानी में जरूरत पड़ी तो वे रीस को ब्लेम कर देंगे। फिर MI5 बॉस जारा के दिमाग में जहर घोलते हुए बताता है कि रीस गैम्बलिंग एडिक्ट है और हो सकता है कि वह जारा का इस्तेमाल सिर्फ पैसे तक पहुंचने के लिए कर रहा हो। यह बात जारा के मन में घर कर जाती है। जारा सीधे रीस के घर पहुंचती है और बिना किसी भूमिका के उससे पूछती है कि क्या वह सच में गैम्बलिंग एडिक्ट है। रीस कुछ पल चुप रहता है और फिर सच मान लेता है। वह बताता है कि गैम्बलिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसकी जॉब ही एकमात्र चीज है जो उसे पूरी तरह टूटने से बचा रही है। रीस यह भी कहता है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वह पूरी तरह गैम्बलिंग में डूब जाएगा और शायद खुद को संभाल नहीं पाएगा। दोनों के बीच यह बातचीत धीरे धीरे इमोशनल हो जाती है। जारा को रीस की हालत पर तरस आता है और रीस को जारा की आंखों में अपना ही डर दिखाई देता है। तो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के करीब आते हैं और बिना किसी रोमांटिक माहौल के वे किस कर लेते हैं। ये किस प्यार से ज्यादा एक दूसरे से सहारा लेने की कोशिश लगती है। अगली सुबह रीस के फोन पर एक मैसेज आता है कि फिंगरप्रिंट मैच प्रोसेस में है, लेकिन इससे पहले कि वह राहत महसूस कर सके एक और बड़ी खबर सामने आती है कि चोरी किया गया पैसा एक ऑफशोर अकाउंट में मिला है जो सीधे चांसलर के फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही राइजर समझ जाता है कि मामला अब सिर्फ रॉबरी नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता से जुड़ चुका है। उसी समय जारा लोकमिल ऑफिस पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि उसने जो रिस्क सिमुलेशंस रन किए थे वे सभी सिस्टम में लॉग हुए हैं। जारा को यहीं एक आइडिया आता है और वह पुराने लॉग्स निकालकर उन्हें इन्वेस्टमेंट कमिटी की मीटिंग डेट से मैच करती है। जब रिजल्ट सामने आते हैं तो साफ हो जाता है कि यह रिपोर्ट केट ने नहीं बल्कि माइलो ने रन की थी। जारा माइलो को एक खाली मीटिंग रूम में बुलाती है और सीधे पूछती है कि क्या उसने लूक को रिक्रूट किया था। माइलो पहले मना करता है, लेकिन जारा दबाव बनाती है और अंत में माइलो टूट जाता है। वह मान लेता है कि उसी ने लूक को अंदर लाया था और लूक ने जारा को इस काम में घसीटा था, लेकिन वह यह भी कहता है कि वह मास्टरमाइंड नहीं है। माइलो जारा को एक फोन नंबर देता है जो उसे इमरजेंसी के लिए दिया गया था और यह भी बताता है कि उसे इस काम के लिए 20 मिलियन पाउंड्स ऑफर किए गए थे। यह सुनकर जारा अंदर से हिल जाती है क्योंकि उसे और लूक को इससे कहीं कम पैसा दिया गया था। जारा जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे अचानक एहसास होता है कि थीव्स ने उसे जानबूझकर चुना था ताकि सारा ब्लेम उसी पर आए। उसकी डेड एंड जॉब, फैमिली प्रॉब्लम्स और शराब पीने की आदत, सब कुछ थीव्स को पता था और उन्होंने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया था। दूसरी तरफ रीस और एली फिंगरप्रिंट के आधार पर थीव्स की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे देर से पहुंचते हैं। उसी समय लूक मौका देखकर भागने की कोशिश करता है और खुले खेतों की तरफ दौड़ता है, लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसे जोर से टैकल कर लेता है और लूक बेहोश हो जाता है। पैरेलल में जारा MI5 बॉस से मिलती है और माइलो से मिला फोन नंबर उन्हें सौंप देती है, जिसके बदले में MI5 उसे एक फोल्डर देता है जिसमें उसकी नई आइडेंटिटी और नया फ्यूचर लिखा होता है और उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं देश छोड़ने के लिए। जारा अपनी मां को कॉल करती है और जब वह कोल्ड वॉलेट चेक करती है तो उसे लगता है कि उसका सारा क्रिप्टो गायब हो चुका है क्योंकि उसकी मां ने वॉलेट हैक करने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में रिवील होता है कि जारा ने पहले ही असली वॉलेट बदल दिया था और उसके पास अभी भी 5 मिलियन पाउंड सुरक्षित हैं। जब रीस और एली फार्म हाउस पहुंचते हैं तो पुलिस पहले से वहां होती है और सैम फिच रीस पर जारा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाता है, जिसके बाद सुपरिंटेंडेंट रीस को सस्पेंड कर देता है। जारा बाद में रीस से मिलती है और बताती है कि उसने MI5 से डील की है और वह उसका डेट चुकाना चाहती है,
लेकिन रीस इसे अपना अपमान समझता है और गुस्से में मना कर देता है। हालांकि वह यह भी कहता है कि वह ज़ारा को बिट्रे नहीं करेगा। एपिसोड के आखिरी पल में ज़ारा घर जाती है, सूटकेस लेने के लिए कॉरिडोर के कोने पर मुड़ती है और वहीं सामने मॉर्गन गन लेकर खड़ा होता है और ज़ारा समझ जाती है कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत एकदम खामोशी से होती है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ ज़ारा की तेज चलती सांसों की आवाज। वह अपने ही घर के कॉरिडोर में खड़ी है, सामने मॉर्गन है, उसके हाथ में गन है, गन सीधा ज़ारा के माथे की तरफ। पीछे लूक बंधा हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद ज़ारा कुछ कर सके। मॉर्गन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके जूतों की आवाज कॉरिडोर में गूंजती है। वह ज़ारा को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। फिर ठंडी आवाज में कहता है कि ज़ारा अपना कोल्ड वॉलेट और उसका पासकोड दे दे। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बहस नहीं, सीधा आदेश। ज़ारा जानती है कि अगर उसने अभी सच में अपना वॉलेट दे दिया तो मॉर्गन उसे और लूक दोनों को मार देगा। इसलिए वह दिमाग से काम करने का फैसला करती है। वह खुद को काल्म करने की कोशिश करती है, गहरी सांस लेती है और मॉर्गन से कहती है कि उसके पास उससे बेहतर डील है। ज़ारा बताती है कि माइलो का कोल्ड वॉलेट मौजूद है और उसमें 20 मिलियन पाउंड्स हैं। यह सुनते ही मॉर्गन का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लूक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अब पहली बार पता चलता है कि माइलो को उनसे कई गुना ज्यादा पैसा मिला था। मॉर्गन कुछ पल सोचता है, फिर शर्त रखता है कि ज़ारा अपना वॉलेट यहीं छोड़ेगी और माइलो का वॉलेट खुद लेकर आएगी। ज़ारा मजबूर होकर हाँ कहती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तीनों माइलो के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर घुसते ही माहौल भारी हो जाता है। माइलो सोचा भी नहीं था कि ज़ारा और लूक मॉर्गन के साथ आएंगे। मॉर्गन गन निकालता है और माइलो के सिर पर लगा देता है। माइलो घबरा जाता है। मॉर्गन उसे सेफ का कोड और कोल्ड वॉलेट देने को कहता है। माइलो डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आखिरी चाल आती है। वह अपनी जेब में रखा पेपर स्प्रे निकालता है और मॉर्गन पर छिड़क देता है। वह समझता है कि अब वह भाग सकता है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मॉर्गन चीखता है और मिलो की तरफ झपट्टा मारता है। वह चाकू निकालता है और मिलो के सीने में घोंप देता है। मिलो जमीन पर गिर जाता है, उसके हाथ खून से भर जाते हैं। ज़ारा और लुक देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। माइलो कुछ सेकंड तक तड़पता है और वहीं मर जाता है। इस मौत को देखकर लूक टूट जाता है। डर के मारे वह बोल देता है कि माइलो के कोड्स लॉकमिल ऑफिस में रखे हैं। मॉर्गन अब तय कर लेता है कि अगला पड़ाव लॉकमिल होगा। अब कहानी रीस की तरफ आती है। रीस अपने घर में बैठा है। सस्पेंशन के बाद वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसके फोन लगातार बज रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसे वह भरोसे से उठा सके। आखिरकार वह योशिडा को कॉल करता है। रीस मदद मांगता है। योशिडा को अभी तक यह नहीं पता कि रीस सस्पेंड हो चुका है। रीस बताता है कि उसे माइलो और कार्टराइट की फाइल्स चाहिए। योशिडा थोड़ी देर सोचता है और लॉकमिल में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एली भी सीक्रेटली इस मीटिंग का हिस्सा बनती है, हालांकि उस पर नजर रखी जा रही होती है। रात का समय है। लॉकमिल बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई है। रीस बाहर पहुंचता है। तभी वह देखता है कि मॉर्गन, ज़ारा और लूक बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। ये देखकर रीस चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। बिल्डिंग के अंदर मॉर्गन सबसे पहले डाउनस्टेयर्स सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। गार्ड वहीं गिर जाता है, खून फैल जाता है, अलार्म बजने लगता है। मॉर्गन ज़ारा और लूक को ऊपर ले जाता है। वह उनसे कोड्स मांगता है। ज़ारा मजबूरी में कोड दे देती है, लेकिन मॉर्गन लूक की तरफ देखकर ऐसा इशारा करता है जैसे वह उसे मार देगा। यहीं लूक अचानक हिम्मत जुटाता है। वह मॉर्गन पर झपट्टा मारता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। लूक किसी तरह मॉर्गन को पीछे धकेल देता है। वह ज़ारा के हाथ खोलता है और कोड्स प्लस कोल्ड वॉलेट लेकर भाग जाता है। ज़ारा पीछे रह जाती है। मॉर्गन गुस्से में पागल हो जाता है। ज़ारा किसी तरह मॉर्गन से गन छीन लेती है और उसे एम करती है।
वह चिल्लाती है कि पीछे हटे। उसी समय रीस अंदर घुस आता है। अंदर का केओस देखकर रीस कंफ्यूज हो जाता है। वह लूक को खतरा समझ लेता है और उसे मार देता है, जिससे लूक बेहोश हो जाता है। मॉर्गन मौका देखकर उठता है और ज़ारा से गन छीन लेता है। अब कई थीव्स को खबर मिल जाती है कि मॉर्गन लॉकमिल में है। वे सब बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर में लॉकमिल वॉर जोन बन जाता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। मॉर्गन अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है। ज़ारा इधर उधर भागकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान रीस को गोली लग जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है। खून बह रहा होता है। ज़ारा किसी तरह रीस को पकड़कर एक साइड एग्जिट से बाहर निकाल लेती है, लेकिन बाहर निकलते ही ज़ारा रुक जाती है। उसे याद आता है कोल्ड वॉलेट। उसका मन मानता नहीं कि वह सब कुछ छोड़कर चली जाए। ज़ारा वापस अंदर जाने का फैसला करती है। बिल्डिंग के अंदर मॉर्गन अभी भी जिंदा है। उसके हाथ में मशीन गन है। ज़ारा के पास सिर्फ रीस का टेजर है। मॉर्गन हंसता है और ज़ारा को बेवकूफ समझता है। वह लंबा स्पीच देने लगता है कि कैसे वह सबको मार देगा। यही उसकी गलती बनती है। ज़ारा अचानक टेजर से मॉर्गन की गर्दन पर वार करती है। मॉर्गन झटके खाता है। ज़ारा बार बार टेजर मारती है। आखिरकार मॉर्गन बेहोश होकर गिर जाता है। ज़ारा ग्राउंड पर पड़ा कोल्ड वॉलेट उठाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस और एली मौके पर पहुंचते हैं। लूक होश में आता है। ज़ारा और लूक एक दूसरे को देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जिंदा है। अब आफ्टर मैथ दिखाया जाता है। न्यूज चैनल्स बताते हैं कि रॉबरी के पीछे माइलो था और गिल्ट में उसने खुदकुशी कर ली। मीडिया यह भी बताती है कि चोरी किया गया पैसा कई टैक्स हेवन अकाउंट से गुजरा था और 32 सेलिब्रिटीज इसमें फंसे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर पब्लिक इंक्वायरी का ऐलान करता है। पेंशन फंड का 4 बिलियन पाउंड्स वापस लॉकमिल के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। लूक ये सब पीछे छोड़ना चाहता है। ज़ारा खुद को दोषी मानती है। ज़ारा रीस से मिलने जाती है। वह पूछती है कि मॉर्गन की आखिरी बातों का क्या मतलब था, जिसमें उसने रीस का नाम लिया था। रीस कहता है कि मॉर्गन सिर्फ उसके दिमाग से खेल रहा था। रीस बताता है कि उसने अपनी जॉब, घर और इज्जत सब खो दी है और अभी भी डेट में है। अगर मास्टरमाइंड वही होता तो ये सब क्यों होता? ज़ारा को शक होता है कि मास्टरमाइंड कोई और है। ज़ारा लॉकमिल जाती है। पुलिस बिल्डिंग में रिटर्न्ड मनी की जांच कर रही होती है। रीस वहां पहुंचता है और बताता है कि उसने सच की जान लिया है। मास्टरमाइंड योशिडा है। रीस एक्सप्लेन करता है कि उसने रॉबरी वाली रात योशिडा को लॉकमिल पर बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। थीव्स आए। योशिडा पहले ही 2 केसेस रिजेक्ट कर चुका था। गूल्ड के साथ उसकी स्पीच बताती है कि वह सिस्टम से नफरत करता है। ज़ारा और रीस योशिडा को कन्फ्रंट करते हैं। योशिडा मान लेता है कि उसने अकाउंट्स कंट्रोल किए। उसका कहना है कि फाइनेंशियल सिस्टम टूट चुका है। रिच लोग टैक्स हेवंस के जरिए फायदा उठाते हैं। उसने पेंशन मनी वापस कर दिया, लेकिन टैक्स हेवन का पैसा नहीं। उसके पास एक अलग कोल्ड वॉलेट है जिसमें 10 मिलियन पाउंड्स हैं। योशिडा उन्हें ऑफर करता है कि वे उसके साथ मिलकर सिस्टम बदलें। ज़ारा और रीस इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। बाहर निकलते समय ज़ारा रिवील करती है कि उसके पास माइलो का कोल्ड वॉलेट है। वह बताती है कि उसे पता था पुलिस उसे सर्च करेगी, इसलिए उसने माइलो का वॉलेट अपने पास रखा। यह उसका हिस्सा है। फाइनल सीन में ज़ारा लॉचमिल की तरफ आखिरी बार देखती है। वह डिसाइड करती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ देगी और अपनी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग करेगी। यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं थी। यह कहानी थी उस सिस्टम की जो गरीब का पैसा बचाने का दावा करता है और अमीर को और अमीर बनाता है। ज़ारा चली गई। लूक ने सब छोड़ दिया और रीस के पास सिर्फ सवाल बचा, अगर सिस्टम ही करप्ट हो तो इंसाफ कौन देगा? और अगर आपको ऐसे ही क्राइम सीरीज और मूवीज एक्सप्लेन्ड पसंद है तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।